बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। तावीज़, गंडे, माल, मन्नतें, शकीला खाला ने सभी कुछ तो करके देख लिया था, लेकिन ना तो आबिद का रिश्ता होना था और ना हुआ। मोहल्ले में सभी उन्हें शकीला खाला के नाम से पुकारते थे और उनका यही नाम ज़बान ज़द-ए-आम था। हैरत तो इस बात पर सभी को थी क्योंकि आंखों के सामने ही आबिद की किसी घर में बात डाली जाती, फिर तस्वीरों का लेन देन भी हो जाता, यहाँ तक के नाश्ता पानी तक की नौबत भी आ जाती, लेकिन इसके बाद बिल्कुल खामोशी। और अगर जवाब पूछ लिया जाता था तो लड़की वालों की तरफ से साफ मना हो जाता। हालांकि आबिद में कोई कमी नहीं थी, कबूल सूरत थी और अपनी दुकान थी, वो भी चांद मार्केट में। देसी मसालों का कारोबार करता था, मेहनती था, तभी तो किराए की दुकान छोड़कर आज अपनी दुकान लिए बैठा था। लेकिन शादी, ये उसकी वो तमन्ना थी जो कभी पूरा होने वाली नहीं लग रही थी, किसी सुनहरे ख्वाब की तरह अधूरी। लेकिन क्यों? आबिद खुद भी जानता था कि उसकी माँ उसकी खातिर कितने जतन कर रही है और वो खुद भी बहू की जरूरत महसूस कर रही है ताकि उसके कांधों को सहारा मिल जाए। लेकिन कहीं भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। 9 उम्री में ही अपने बाप के इंतकाल हो जाने के बाद से अब तक वो मेहनत और लगन से काम कर रहा था और अब उसके सर के बालों में भी चांदी झलकने लगी थी। अभी चंद दिन पहले ही अनवरी ने एक रिश्ता भेजा था। अनवरी का उन लोगों के घर बहुत ज्यादा आना जाना था और एक तरह से वो शकीला खाला की दोस्त थी। अपने घर के कामकाज से फारिग होने के बाद वो अक्सर उनके घर ही आ जाया करती थी। फिर बातों का पिटारा खुल जाता। अनवरी के बताए हुए रिश्ते का भी वही अंजाम हुआ था जो अब तक होता आया था। यही वजह थी कि इस वक्त अनवरी साबुन की झाग की तरह चारपाई पर बैठी हुई थी। शकीला खाला चाय बनाकर बावर्ची खाने से लौटी तो उनके हाथ से चाय का कप लेते हुए अनवरी ने कहा, अरे खाला, मानो या ना मानो, किसी ने इस घर में आबिद के नाम का तावीज काट रखा है कि इसकी सारी जिंदगी शादी ना हो सके। हाँ ए बहन, मैंने तो ये भी करके देख लिया। फलां जगह एक सिराज बाबा थे, उनको भी लाई थी घर में, बहुत झाड़ फूंक और लोबान की धुनी लगाई उन्होंने। शकीला खाला ने तफसील बताई। अच्छा? अनवरी ने अपनी ठोड़ी पर 2 उंगलियां टिकाई। इनका तो मैंने भी बहुत नाम सुना है, वो भी आए थे तुम्हारे घर? हाँ भाई, शकीला खाला ने सर हिलाया। अरे मैं तो सारे भेद कर चुकी, अब तो मेरा दिल हौलता है, न जाने मेरे आबिद का आखिर क्या होगा। हाँ देखो, अनवरी जैसे बड़बड़ाई, जिधर बात रखो वहां नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। शकीला खाला की आवाज में दुख था। पोता पोतियों को खिलाना तो दूर, मैं तो अभी तक बहू के लिए भी तरस रही हूँ। अनवरी ने कुछ बोले बगैर चाय की चुस्की ली। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये तो बताओ खाला कि तुम जिस बाबा के पास गई हो उन्होंने क्या बताया? मेरा मतलब है कि आबिद के बारे में, कि शादी कब होगी इसकी? बस सब यही कहते हैं कि हो जाएगी। उन्होंने बताया कब होगी? ये कोई नहीं बताता कि कब होगी। अनवरी ने सर हिलाया। खाला, अब तुम एक काम करो, मेरा दिल कहता है कि आबिद की शादी हो जाएगी और बहुत जल्द होगी। क्या? वो चौंकी। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पहले ये वादा करो कि तुम बुरा नहीं मनाओगे। वो जल्दी से बोली, क्योंकि मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो मेरी अपनी भी आजमूदा है, वो उसका नतीजा भी हैरत अंगेज निकलता है। लो भला बहन, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? वो जल्दी से आगे सरक आई। तुम जो बताओगी तो अपना ही समझ कर बताओगी ना, बोलो क्या बात है? तुम खतनुमा एक पर्चा लिखो, अनवरी ने बताया, जिसमें आबिद का नाम वगैरह भी लिखो और अपनी परेशानी लिख डालो। इसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में वो पर्चा रखकर समंदर के हवाले कर दो, फिर देखना तुम्हारा काम कैसे होता है। हैं? क्या कह रही हो तुम? शकीला खाला ने ताज्जुब से उसे देखा। इससे क्या होगा? अरे तुम कर कर तो देखो, वो बोली। जहां इतना कुछ किया है वहां ये भी कर लो। मैं तो कई दफा ऐसा कर चुकी हूँ और फौरन ही मेरा काम हो जाता है, भले कितना ही फंसा हुआ क्यों ना हो। शकीला खाला सोच में पड़ गई। फिर अनवरी खुद ही बोली, अच्छा तुम लिखकर मुझे दो, बाकी काम मैं खुद ही कर लूंगी। अरे मैं तो अक्सर जाती रहती हूँ ना, तुम्हारे काम से ही चली जाऊंगी समंदर किनारे, तो क्या हुआ?
घर की सी तो बात है, जब लॉन्च बीच पानी में आएगी तो मट्टी का बर्तन पानी में डाल दूंगी। अच्छा ठीक है, शकीला खाला ने सर हिलाया। मैं देती हूँ लिखकर, तुम्हारी तुम ही जानो। अनवरी ने मुस्कुराकर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। वो उसे उम्मीद थी कि अब आबिद का रिश्ता 100% हो जाएगा। आबिद ने अपनी दुकान में अब 2 लड़के और भी रख लिए थे, क्योंकि अब उसने दुकान के अंदर अपनी चक्की भी लगा ली थी। अब कुछ अशिया और अपनी ही चक्की में पिसवाकर फरोख्त कर रहा था। इसके अलावा एक लड़का आबिद के साथ ही काउंटर पर होता था। उसका नाम कासिम था। वो निहायत ईमानदार और शरीफ लड़का था। कभी आबिद को अगर मार्केट वगैरह जाना पड़ता तो वो उसकी गैर मौजूदगी में कासिम की जगह संभाल लेता। यूं भी आबिद को उस पर बेहद भरोसा था। आज वो मार्केट से आया तो कासिम ने उससे कहा, एक साहब आए थे, आपका पूछ रहे थे। उनके साथ एक खातून भी थी। अच्छा? आबिद ने सर हिलाया। सामान लेने आए होंगे। नहीं भाई, कासिम ने नफी में सर हिलाया। वो दोनों आपका पूछ रहे थे, फिर कहने लगे वो लोग आपके घर भी जाएंगे। अच्छा? आबिद ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। खैर, मैंने तो उन्हें पहले कभी नहीं देखा। और भाई, वो बोलते बोलते रुक गए। आबिद ने उसकी शक्ल देखी और सवालिया अंदाज में सर हिलाया। और क्या बोला? भाई, ये कि उन दोनों में कोई अजीब सी बात थी। कासिम ने झिझकते हुए कहा। हाँ, बड़ी अजीब सी बात थी। क्या? वो मुझे खुद नहीं पता। कासिम ने तवील सांस लेकर कहा। बस वो दोनों जब तक मौजूद रहे तो मैं इस बात को महसूस करता रहा, लेकिन मैं ये जानने और समझने से कासिर हूं कि वो बात क्या थी। हैरत है, आबिद बड़बड़ाया। खैर, क्या हो सकता है, दोनों यहाँ से मेरे घर ही गए होंगे। जी, कहकर तो यही गए थे कि वो आपके घर जा रहे हैं। क्या वो तकरीब का टाइप लग रहे थे? मेरा मतलब है कि कार्रवाई करने वाले तो नहीं लग रहे थे। नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप छोड़ें और अगर हो सके तो ज़रा घर का चक्कर लगा लें। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आबिद ने सर हिलाया। मैं घर से होकर आता हूँ। ओ हाँ, वो शमशाद साहब का सामान अंदर पैक रखा है, अगर वो आए तो उन्हें दे देना। पैसे शायद वो बाद में देंगे। उनका बिल कार्बन पर बना देना। ये सुनकर कासिम ने सर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आबिद दुकान से बाहर निकल आया। जल्दी वो घर के दरवाजे पर खड़ा था। शकीला खाला ने दरवाज़ा खोला और फौरन ही बोली, अरे कुछ देर पहले ही आ जाते तो उन लोगों से मिल लेते। अभी तो निकले हैं वो दोनों। कौन अम्मा? अरे थे खुदा के बंदे। शकीला खाला के लहजे में मुसर्रत छलक रही थी। दोनों मियाँ बीवी कह रहे थे कि तुम्हारी दुकान पर भी होकर आए हैं। वो अपनी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में आए थे। कह रहे थे कि उनका कोई और रिश्तेदार वगैरह नहीं है। अरे लो, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। आओ आओ, तुम अंदर तो आओ। ओह, आबिद ने दिल में सोचा, तो इसीलिए कासिम को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अंदर आ गया। फिर आराम से बैठने के बाद शकीला खाला ने बताया, किस जरिए से उन्हें तुम्हारे बारे में मालूम हुआ है। चुनांचे वो बहुत देखने और मामला आगे बढ़ाने के लिए आए थे। वो लड़की की तस्वीर भी दे गए हैं और कह गए हैं कि हम शादी बहुत सादगी से करना चाहते हैं। बस लड़का आए और हमारे घर से लड़की को ले जाए। अगर हम लोगों ने कुछ रस्में वगैरह होंगी तो वो हम लोग घर पर ही पूरी कर सकते हैं। आबिद ने एक तवील सांस ली और फिर कहा, आपने तस्वीर देखी? हाँ, लो, तुम भी देख लो। शकीला खाला मुस्कुराई और झट से अपना हाथ आगे कर दिया। आबिद ने उनके हाथों में मौजूद तस्वीर को अपने हाथ में लिया। देखने में तो ये तस्वीर काफ़ी खूबसूरत लड़की की थी। अलबत्ता ये आधी तस्वीर थी, लेकिन बिलाशुबा काफ़ी हसीन चेहरा था। अच्छी है ना? शकीला खाला ने बदस्तूर खुश होते हुए कहा। तुम्हारी अनवरी बाजी का टोटका बहुत करामत साबित हुआ। मैं तो अब उसे ही दुआएं दे रही हूँ। बस अब खुदा के सुपुर्द कर दिया है ये मामला। सब कुछ खैरो आफियत से हो जाए और मैं अपने बेटे का सेहरा देख लूँ। अनवरी बाजी का टोटका? आबिद ने हैरत से उनकी तरफ देखा। हाँ हाँ, वो मुस्कुराई। तुम छोड़ो इस बात को और बस अब मामला आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। आबिद ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। उनको हाँ या ना का जवाब कैसे दिया जाएगा? उसने पूछा। वो अपना एड्रेस वगैरह देकर गए हैं क्या? नहीं, उन्होंने इनकार में सर हिलाया। वो लोग खुद ही आएंगे और जवाब ले लेंगे। ठीक है, उसने सर हिलाया। आप देख लें, मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि ऐसे ही लोग मिलें ताकि कोई ख़ानदानी पंचायत ना हो और हम लोग सुकून से अपने घर में रह सकें। हाँ बेटा, वो लोग भी यही कह रहे थे कि अपनी बेटी की शादी करने के बाद वो लोग अपने आबाई शहर में चले जाएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, आप देख लें। वैसे मेरी तरफ से तो ये रिश्ता मंजूर है।
दूसरे दिन आबिद की बराह रास्त उस बूढ़े जोड़े से मुलाकात हो गई। कासिम भी उस वक्त दुकान पर मौजूद था। उन्हें आता देखते ही आबिद को ठोका लगा। भाई भाई यही थे वो। आबिद ने चूंकि सामने देखा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत खड़े दिखाई दिए। उनके चेहरों पर मुशफ़िक़ाना सी मुस्कुराहट थी। उसकी तरफ मुतवज्जे थे। आबिद ने बौखलाकर उन्हें सलाम किया। दोनों ने सर हिलाकर जवाब दिया और मायनी खेज नजरों से एक दूसरे को देखने लगे, गोया आबिद उन्हें पसंद आ गया था। तुम ही आबिद हो ना साहबजादे? बूढ़े की आवाज बर्राई हुई सी थी। जी जी, वो हकलाया। साथ ही उसने चोर नजरों से कासिम की तरफ देखा। वो महसूस कर रहा था कि इस कैफियत में कासिम के सामने रहना मुनासिब नहीं था। फिर उसकी ये मुश्किल बूढ़ी औरत ने ही आसान कर दी। वो बोली, बेटा आबिद, हमारे साथ आओ, तुमसे जरा बात करनी है। यहाँ बात करना ठीक नहीं लग रहा। जी जी चलिए। आबिद दुकान से निकल आया और फिर कासिम की तरफ मुड़कर उसे मुखातिब किया। मैं आता हूँ जरा थोड़ी देर में। कासिम ने ना चाहते हुए भी सर हिलाया। वो आज फिर कल वाली उलझन का शिकार हो गया था। इस जोड़े को देखकर जो उस कैफियत हुई थी वो आज भी उसी कैफियत का शिकार था। फिर उसने काउंटर संभाल लिया। उसकी आंखों के सामने आबिद उन दोनों के साथ बातें करता हुआ चल रहा था। फिर वो तीनों गली का खात्मा होते ही मुड़े और कासिम की आंखों से ओझल हो गए। और फिर जैसे ही वो कासिम की आंखों से दूर हुए, कासिम के जहन में एक झमाका सा हुआ। उसे याद आया कि इस जोड़े को देखकर वो किस उलझन का शिकार हुआ था। वो पलके नहीं झपक रहे थे। कासिम ज़ेरे लब बड़बड़ाया, हाँ, वो दोनों ही पलकें झपकाए बगैर बातें कर रहे थे। और ऐसा कैसे हो सकता है? वो आप ही आप बातें कर रहा था। ऐन उसी वक्त दो गाहक आ गए और वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। अनवरी की बातें खिल उठी थी। अब थोड़ी देर पहले ही वो शकीला खाला के यहाँ आई थी। उन्होंने खुद ही अनवरी को बुलवाया था। लड़की की तस्वीर देखकर वो और भी खुश हुई और बोली, देखा खाला, मैंने कहा था ना कि मेरा टोटका जरूर कामयाब होगा। देख लो, वो काम किए हुए अभी सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं और रिश्ता खुद ही आ पहुंचा। अरे हाँ अनवरी, शकीला ने इस बात में सर हिलाया। भाई मान गई मैं तुम्हारे टोटके को, वाकई। अभी तो आगे आगे देखना क्या होता है। अनवरी ने हाथ हिलाया। लड़की के माँ बाप कैसे झटपट मचाते हैं, जैसे कोई बला उनके सर पर खड़ी हो। हाँ हाँ देखना, लग तो ऐसा ही रहा है, शकीला खाला बोली। वैसे हैं कौन ये लोग? अनवरी ने पहलू बदल कर पूछा। कहाँ रहते हैं? शकीला खाला चौंकी। ये तो मैंने पूछा ही नहीं उनसे। कमाल करती हो खाला तुम भी, अनवरी ने हैरत से पूछा। यही तो अहम बातें होती हैं जिनका मालूम करना बहुत जरूरी होता है। वो कल भी मेरे घर पर आए थे और आज भी, शकीला खाला ने कहा, लेकिन मुझे दोनों दफा ही इस बात का ख्याल नहीं आया। पता नहीं क्यों। तुम मुझे ही बुला लेती ना, अनवरी बोल उठी। मैं ही बात कर लेती। हाँ, मुझे तो ये भी याद नहीं रहा। उनका अंदाज खोया खोया सा था। बस वो हैरान थी और खुश थी कि उनके बेटे का रिश्ता आ गया। वो लोग आज भी जरा देर के लिए आकर बैठे थे और फिर उठकर चले गए। हैं वैसे तो बहुत अच्छे लोग। कह रहे थे कि आज भी आबिद की दुकान से होते हुए जाएंगे और आबिद से खुद उसका इरादा मालूम कर लेंगे। हैरत है, अनवरी बड़बड़ाई। सारे काम ये लोग खुद ही करते फिर रहे हैं। खैर, ये भी कुदरत की ही मर्जी है। चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला है। आबिद उनके साथ साथ चलता हुआ आगे जा रहा था। बूढ़ा आदमी उसके पहलू में था और उसकी तरफ पूरी तरफ मुतवज्जे होकर बातें कर रहा था। बूढ़ी औरत भी आगे झुककर उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। वो गौर से आबिद को देख रहे थे और उसके होंठों पर मुसलसल एक नरम सी मुस्कुराहट थी। बरखुरदार, तुमने फिर क्या फैसला किया है? बूढ़े ने पूछा। ये रिश्ता तुमको मंजूर है? जी, आबिद ने अहमकों की तरह दांत निकाले। मेरी तरफ से तो हामी है, बाकी आखिरी फैसला तो मेरी अम्मा ही करेंगी। बूढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट थी। मेरे ख्याल से तुम रजामंद हो तो फिर तुम्हारी वालिदा को भी कोई एतराज नहीं होगा। आबिद ने कुछ बोले बगैर कांधे उचका दिए। अब वो लोग चलते चलते मेन रोड पर आ चुके थे। यहाँ एक साइड पर बग्गी खड़ी हुई थी जिसमें सफेद रंग का एक घोड़ा जुता हुआ था। एक नौजवान घोड़े पर सवार होकर बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसने काफी तेज नजरों से दूर से ही आबिद को घूरा और फिर चाबुक अपने हाथ में लिया। तो बरखुरदार, इधर बूढ़ा आबिद से कह रहा था, तुम जब राजी हो तो फिर आज ही रिश्ता कर देते हैं। हमारे पास वैसे भी वक्त बहुत कम है। आज? आबिद ने मुंह फाड़ा। हाँ भाई। बूढ़े ने अपनी बेगम की तरफ देखकर सर हिलाया। आज ही ये काम हो जाना चाहिए ताकि हम लोग भी अपने फर्ज से सबकदोश हो जाएं। बूढ़ी औरत ने भी सर हिलाया। लेकिन इतनी जल्दी क्या है?
और आबिद ने कुछ कहना चाहा। भाई तुम परेशान मत हो, बूढ़े ने उसकी बात काटी। हम शहजादी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे और चले जाएंगे। फिर तुम अपने घर पर आकर जो चाहे रस्म करना और जिसको चाहे बुलाकर दावत करना। मगर आबिद परेशान सा हो गया। अगर मगर कुछ नहीं भाई, बूढ़े ने उसे प्यार से घूरा। हमारे साथ चलो। कहाँ? शहजादी के पास। और कहाँ? कौन शहजादी? आबिद ने हैरत से पूछा। जिसकी तुमने तस्वीर देखी थी और पसंद किया था, हमारी बेटी का नाम है शहजादी। ओहो, अच्छा अच्छा, आबिद के मुंह से निकला। अब वो बग्गी के करीब पहुंच चुके थे। आबिद ने बूढ़े की तरफ देखा और फिर सजी सजाई पर्देदार बग्गी की तरफ चल पड़ा। चलो बैठ जाओ। बूढ़े के अंदाज में हल्का सा तहक्कुम था। बग्गी का कोचवान अब भी आबिद को घूरे जा रहा था। फिर आबिद किसी मशीनी अंदाज में बग्गी की तरफ बढ़ा था। थोड़ी देर बाद ही बग्गी हरकत में आ गई। कोचवान ने घोड़े के पुष्ट पर हल्का सा चाबुक रसीद किया था। जब शाम तक आबिद की वापसी न हुई तो कासिम तशवीश में मुब्तला हो गया। फिर उसने अपने तौर पर दुकान बंद करवाई थी और आबिद के घर की तरफ रवाना हो गया। वो उस बूढ़े जोड़े से कतई नावाकिफ था और उसका अचानक ही आबिद से रस्म राह करना और उसके साथ आबिद का चले जाना, इसकी अकल में किसी तौर भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। और फिर उसने दोनों का वही गैर फित्री अंदाज जो उसके जहन में बार बार आ रहा था, उसको परेशान कर रहा था। वो लोग पलके नहीं झपक रहे थे। क्यों? कासिम को हैरत थी। उनके जाने के बाद क्यों ये बात उसके ध्यान में आई, वरना तो अब तक बस उसे इस बात का लाशऊरी तौर पर ही एहसास हो रहा था। खैर, अब कासिम सोच रहा था कि शकीला खाला को उन दोनों के बारे में कोई इल्म होगा, क्योंकि जिस तरह आबिद उनके साथ गया था, इस वाक़े से तो यही जाहिर हो रहा था। लेकिन घर पहुंचकर मालूम हुआ कि शकीला खाला को तो खुद उनसे बात किए हुए देर हो गई है और उसे कोई भी खबर नहीं। वो लोग उनके घर पर जरूर आए थे, लेकिन ये बात तो उनके इल्म में ही नहीं थी कि आबिद इस तरह उनके साथ चला जाएगा। मुझे तो लगा था कि भाई थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब तो शाम आ रही है। और फिर मुझे यूं लगा कि शायद भाई घर पर ही हो। नहीं बेटा, शकीला खाला की आवाज से परेशानी टपक रही थी। वो तो सुबह से इधर आया ही नहीं। तुम तो जानते हो ना कि वो सुबह नाश्ता करने के बाद मेरे साथ दोपहर का खाना तैयार करवाकर उस वक्त दुकान पर ले जाता है। फिर कहाँ उसकी शक्ल देखने को मिलती है। अरे कहाँ चला गया वो उनके साथ? मैं तो खुद इस बात से परेशान हो रहा हूँ कि भाई कहाँ है। कासिम आहिस्ता से बोला। आप फिक्र न करें, तसल्ली रखें, भाई आ जाएंगे। हो सकता है उनसे मिलने के बाद वो किसी काम से निकल गए हों। वो कहीं जाता तो है ही नहीं बिना बताए। शकीला खाला की आवाज़ रोहासी हो रही थी। न जाने वो उसे कहाँ ले गए हैं। वो थे कौन आंटी? कासिम ने मोहतात लहजे में पूछा। क्या आप लोगों के कोई रिश्तेदार वगैरह हैं? अरे नहीं बेटा, ये कहकर शकीला खाला से रिश्ते वाली बात उसे बता दी। अब तो कासिम अंदरूनी तौर पर और परेशान हो गया। इसका मतलब ये था कि वो बूढ़ा जोड़ा वाकई नावाकिफ थे और उनका कोई अता पता नहीं था। फिलहाल उसने शकीला खाला से बुढ़े और बुढ़िया की इस गैर फित्री बात का तस्करा भी नहीं किया था। वो अभी उन्हें बताना मुनासिब नहीं समझ रहा था। आप परेशान मत हो, कासिम ने उन्हें फिर दिलासा दिया। भाई आ जाएंगे, मैं भी ज़रा उनके बारे में मालूम करता हूँ। हो सकता है वो किसी पार्टी से डील कर रहे हों। शकीला खाला ने तशवीश भरे अंदाज में सर हिलाया। कासिम फौरन ही घर से बाहर निकल गया। अब वो किसी सोच में गुम था और उसकी आंखों में तशवीश के साए लहरा रहे थे। बग्गी में एक तरफ आबिद था और उसके सामने वाली सीट पर दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे। चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे और आबिद कभी उनकी शक्लें देखता तो कभी नजरें घुमा लेता। वो दोनों शफकत भरे अंदाज में उसे देख रहे थे। फिर बूढ़े ने ही उसे मुखातिब किया। हमारी शहजादी के साथ भी ऐसा ही कुछ इत्तेफाक है। चंद सालों पहले हमने उसकी निस्बत तय कर दी थी, लेकिन वो लड़का कहीं चला गया। अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। अभी पूरी बिरादरी में कोई भी उसका हाथ थामने को राजी नहीं हो रहा, क्योंकि किसी से निस्बत के बाद हमारे यहाँ कोई उस लड़की से शादी नहीं करता और फिर वो लड़की जिंदगी भर कंवारी ही रहती है। ओह, आबिद के मुंह से निकला। ये तो फिर दुश्मनी वाली बात हो जाएगी। अरे नहीं भाई, बूढ़े ने फौरन ही उसे समझाया। हम तो यहाँ अपनी बिरादरी से कोसों दूर हैं। बस तुम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर हम यहाँ से वापस अपने वतन चले जाएंगे। अच्छा, आबिद ने सर हिलाया। तो ये बात है। हाँ, बूढ़ी औरत भी बोल उठी। हम अपनी बच्ची की जिंदगी तबाह होते नहीं देख सकते। क्या करते? ऐसे में तुम्हारा खत मिला और मेरा खत? आबिद चौंका। कौन सा खत? अब बूढ़े और उसकी बेगम ने भी चौंक कर उसे देखा। ऐन उस वक्त आबिद को यूं महसूस हुआ जैसे बग्गी पानी में तैर रही है।
خط والی بات اس کے ذہن سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ اس نے بوکھلا کر بوڑھے کی طرف دیکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک قریبی جزیرے پر، بوڑھے نے جواب دیا۔ شہزادی وہیں پر تو ہے۔ جزیرہ؟ عابد چونکا۔ کیا مطلب؟ کس بات کا مطلب بتاؤں؟ بوڑھے نے بھی حیرت سے پوچھا۔ بھئی ہماری شہزادی کو تم نے خود ہی تو خط لکھا تھا۔ یہ سن کر بوڑھے نے اپنی بیوی کی شکل دیکھی اور پھر عابد کی طرف دیکھ کر بولا، بھئی اب تم جانو اور شہزادی جانے، اب تم اس سے مل لو اور پوچھ لو۔ اور ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ سمندر میں، بوڑھے نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا؟ عابد تو اچھل پڑا۔ لیکن یہ گھوڑا، کیا یہ سمندر میں چل رہا ہے؟ ہاں، کیوں؟ بوڑھے نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ عین اس وقت بگی کو ایک جھٹکا لگا۔ لو بھائی، منزل آ گئی، چلو اترو، بوڑھے نے کہا۔ عابد نے ان دونوں کی شکل دیکھی اور پھر بگی کا پردہ خود بخود سرک گیا۔ عابد کا دل نہ جانے کیوں دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر وہ بگی سے اتر گئے۔ عابد نے چاروں طرف دیکھا اور حیران رہ گیا۔ یہ تو واقعی کوئی جزیرہ تھا۔ دور سے پانی کے شور کی آوازیں اور ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ ان کے چاروں طرف درختوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ عابد گویا اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ نام تو ہمیں بھی معلوم نہیں، بوڑھے نے کہا۔ ہم تو وقتی طور پر یہاں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ اب کہاں؟ عابد پریشان ہو گیا۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ کوچوان نے آواز لگائی۔ تم ابھی ادھر ہی ٹھہرو، بوڑھے نے کرخت لہجے میں اسے مخاطب کیا اور پھر فوراً ہی عابد سے میٹھے انداز میں کہا۔ چند ہی قدموں کے فاصلے پر شہزادی موجود ہے، آؤ۔ عابد نے ایک نظر چاروں طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اب وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تو اپنی دکان سے اندھوں کی طرح ان کے ساتھ چل پڑا تھا، اور اب یہ لوگ نہ جانے اسے کہاں لے کر آئے تھے۔ وہ تو ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کے شہر میں بگیاں تو تھیں، لیکن اس قسم کی شاہی بگی اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، جو سمندر میں بھی سفر کر لے۔ یا خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب اسے اپنی ماں، گھر اور دکان سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ خاص طور پر اس کی آنکھوں کے آگے اپنی ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے اب وہ اس حصے میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی شاخوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ اس جگہ کے وسط میں ایک سفید رنگ کا خوبصورت تخت بچھا ہوا تھا، جس پر ایک حسین لڑکی آرام کر رہی تھی۔ اس کا نچلا حصہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ لڑکی بے حد حسین تھی، واقعی کسی شہزادی کی طرح حسین اور دلکش خدوخال۔ عابد اسے پہلے ہی دیکھ چکا تھا، ہاں، لیکن تصویر میں۔ وہ یقیناً اس کی تصویر تھی، لیکن وہ اس وقت تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کے قدموں کی آواز سے لڑکی نے سر اٹھایا اور اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی اس کی چادر بھی سرک گئی۔ حیرت اور خوف کے مارے عابد کے اٹھتے قدم رک گئے۔ ادھر لڑکی نہایت دل فریب مسکراہٹ سے اس کا استقبال کر رہی تھی، لیکن عابد کا تو حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ تورا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شکیلہ خالہ کا بھی دوسری طرف برا حال تھا۔ ادھر قاسم بھی کم پریشان نہیں تھا، اسی وقت سے دوڑ دھوپ میں مصروف تھا، لیکن فی الحال عابد کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا، اور اب رات ہو چکی تھی۔ قاسم نے اس کے کاروبار، روابط رکھنے والے اور شکیلہ خالہ کے ذریعے رشتہ داروں کے یہاں فون کر کے عابد کے بارے میں معلوم کر لیا تھا، لیکن عابد آج کی تاریخ میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ انوری بیچاری کا بھی ایک پاؤں اپنے گھر میں تھا اور ایک پاؤں ان کے گھر میں۔ اب تو محلے والوں کو بھی عابد کی پراسرار گمشدگی کا علم ہو چکا تھا، اسی لیے گاہے بگاہے محلے والے بھی عابد کے بارے میں معلومات کرنے آ رہے تھے۔ رات کو بھی بیچارہ قاسم انہی کے گھر میں آ بیٹھا۔ میں 11 بجے تک دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا۔ اگر بھائی نہیں آئے تو پولیس میں رپورٹ درج کروا دوں گا۔ اللہ کرے وہ آ جائیں۔ شکیلہ خالہ کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تیر رہے تھے۔ پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ عین اسی وقت انوری بھی گھر میں داخل ہوئی اور قاسم کو دیکھ کر سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ عابد نہیں آیا؟ نہیں، شکیلہ خالہ نے بتایا۔ میں نے فون پر سراج بابا سے بات کی ہے، انوری نے بتایا۔ شکیلہ خالہ نے فوراً ہی اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیا بتایا انہوں نے کافی تسلی بخش جواب دیا ہے، انوری نے جوش بھرے انداز میں بتایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھائی کرتا ہوں اور عابد جلد ہی گھر واپس آ جائے گا۔ آمین آمین، شکیلہ خالہ اور قاسم کے منہ سے ایک دم نکلا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر انوری نے پوچھا، آپ لوگ کھانا کھائیں گے؟ جواباً دونوں ہی خاموش رہے۔ خود انوری ہی بولی، آج کوثر نے بڑے مزے کی بریانی بنائی ہے، میں آپ دونوں کے لیے وہی لے آتی ہوں۔ رہنے دو انوری،
شکیلہ خالہ نے کہا، ابھی بھوک نہیں ہے، عابد کو آ لینے دو، وہ بھی آ جائیں گے، فکر مت کرو، اور میرے خیال سے آپ لوگ دوپہر سے ہی بھوکے ہو۔ بھائی جسم کو بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، کھاؤ پیو گے تو جسم میں طاقت ہوگی اور کام بھی ہوگا۔ میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر انوری دروازے سے باہر نکل گئی۔ دونوں اسے دیکھتے رہ گئے۔ یہ بیچاری بھی بہت فکر مند ہے، شکیلہ خالہ کے منہ سے نکلا۔ قاسم کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اسی لیے ان کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انوری آئی تو اس کے ہاتھوں میں کھانے کے ساتھ ساتھ چائے کا تھرموس بھی تھا۔ اس نے خود ہی ان لوگوں کے لیے کھانا لگایا اور خود بھی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شکیلہ خالہ فوراً ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عابد آ گیا، میرا بچہ آ گیا، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف لپکی۔ عابد کا حال دیکھ کر شہزادی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور آنکھوں میں اداسی کے سائے لہرانے لگے۔ یہ تو بے ہوش ہو گیا بابا، اسے اٹھاؤ۔ اس کی آواز سن کر بوڑھا فوراً ہی عابد کی طرف لپکا اور جھک گیا۔ شہزادی ایک طرف سرک گئی اور تخت پر کافی جگہ ہو گئی۔ بابا اسے یہاں لٹا دو، شہزادی نے پھر کہا۔ بوڑھے نے فوراً ہی نہایت آرام سے عابد کو کسی کھلونے کی طرح اٹھایا اور تخت پر لٹا دیا۔ شہزادی اب اپنے جسم پر سے چادر ہٹا چکی تھی اور اب صاف دکھائی دے رہا تھا کہ شہزادی کا اوپری دھڑ تو انسانی تھا، لیکن اس کے جسم کا نچلا حصہ مچھلی کا تھا۔ شہزادی دراصل جل پری تھی۔ وہ تعصب بھرے انداز میں بے ہوش عابد کو دیکھ رہی تھی اور اس کی مچھلی جیسی دم غمگین انداز میں ہل رہی تھی۔ پھر شہزادی نے بوڑھے کو مخاطب کیا، نہیں بابا، یہ میرے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا، اس کا اور میرا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن شہزادی، بوڑھا جلدی سے بولا، خط تو اس نے خود ہی لکھا تھا۔ یہ تو ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شادی نہیں کر سکے گا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، میں آپ دونوں کی طرح ابھی مزید 25 سال تک انسانی جون میں نہیں آ سکتی، اسی لیے میری اور عابد کی شادی ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ مجھ سے شادی کرتا تو اس طرح بے ہوش نہ ہو جاتا۔ اب کیا ہوگا شہزادی؟ بوڑھی عورت نے افسردہ انداز میں زبان کھولی۔ انتظار، جل پری نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اس شہزادی کا انتظار۔ فضا میں ایک اداس سی خاموشی گھل گئی۔ عین اسی وقت بگی والا کوچوان نمودار ہوا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں بولا، شہزادی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر شہزادی جلدی سے بولی، کون ہے؟ مجھے ساحل پر ملا تھا، کوچوان نے بتایا، اور آپ کا نام لے رہا تھا۔ میں نے اسے بگی میں بٹھا لیا اور یہاں لے آیا۔ میرا نام لے رہا تھا؟ شہزادی نے حیرت سے دہرایا۔ کون ہے بھائی؟ بلاؤ اسے۔ آ جاؤ بھائی شہزادے، کوچوان نے آواز لگائی۔ فوراً ہی درختوں کی آڑ سے خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ اس کا نچلا دھڑ بھی جل پری شہزادے کے مشابہ تھا۔ وہ زمین پر گھسٹ کر آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ وہ شہزادی ہی کی طرف متوجہ تھا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ خود شہزادی تو خوشی کے مارے پاگلوں کی طرح ناچنے لگی اور بولی، میرا شہزادہ آ گیا، میرا شہزادہ آ گیا۔ اور پھر وہ دونوں آپس میں بڑی گرم جوشی سے ملے۔ فرط مسرت سے شہزادی کے حسین چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی حیرت اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تم کہاں تھے شہزادے؟ میں تو… بس رہنے دو، نوجوان نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ دیکھ لی تمہاری محبت، تم نے مجھے ٹھکرا کر شادی رچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا اشارہ عابد کی طرف تھا۔ شہزادی کا سر جھک گیا۔ پھر وہ بولی، مجھے معاف کر دو شہزادے، میں اپنے ماں اور باپ کی وجہ سے ایسا کر رہی تھی۔ یہ لوگ میرے لیے بہت پریشان تھے۔ نوجوان نے سر ہلایا۔ اب میں آ گیا ہوں، جلدی سے ہماری شادی ہو جائے گی اور پھر ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تم تھے کہاں؟ شہزادی نے پوچھا۔ چند انجانے دشمنوں نے مجھے قید کر رکھا تھا اور آج اتفاق سے قید خانے کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ میں فوراً ہی باہر نکلا اور تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک انسان سے تم… بس کرو شہزادے، شہزادی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عابد کو کچھ مت کہو، اس کی بدولت شاید تمہیں یہ گھڑی نصیب ہوئی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، نوجوان نے سر ہلایا۔ عین اسی وقت بوڑھا آگے بڑھا۔ شہزادی، اس خوشی کے موقع پر اب عابد کا کیا کرنا ہے؟ اسے واپس چھوڑاؤ بابا، شہزادی مسکرائی۔ عزت اور احترام کے ساتھ بوڑھے نے اسبات میں سر ہلایا۔ عابد ابھی بھی بے ہوش تھا۔ دروازے پر واقعی عابد تھا۔ سبھی اس کی طرف لپکے۔ فوراً ہی اسے اندر لایا گیا۔ عابد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کہاں تھے بھائی؟ قاسم نے پوچھا۔
میں نے آپ کو कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? शकीला खाला बोली। मैं तो अधमरी हो गई थी, मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ था। आबिद का लहजा खोया खोया सा था। अभी तो वो खुद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा जो कुछ मैंने देखा। क्या मतलब? शकीला खाला ने हैरत से पूछा। अभी बताता हूँ। आबिद ने सर हिलाया। थोड़ी देर बाद आराम से बैठने के बाद आबिद ने अपनी रुदात बयान की तो वो लोग हैरत का बुत बने उसकी कहानी सुन रहे थे। आखिर में आबिद ने कहा, और फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप इस इलाके में था। गली के कोने पर मुझे बग्गी से उतार कर उन लोगों ने अलविदा कहा और चले गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कासिम ने सर को थाम लिया। ये तो बिल्कुल किसी जादुई देश की अलिफ लैलवी कहानी लग रही है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आबिद ने उसे घूरा। अरे पागल, वो जल परी ही थी। हाँ भाई होगी, कासिम ने कहा और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अच्छा भाई, अब मैं चलूं, मैं भी अपने घर जाऊं। अब तो आप आ ही गए हो। भाई सब दुकान तो खुलेगी ना? हाँ हाँ, आबिद जल्दी से बोला, बिल्कुल खुलेगी। कासिम चला गया। फिर आबिद उन दोनों की तरफ मुतवज्जह हो गया और अपनी थोड़ी खुजाते हुए बोला, ये सब तो हुआ, लेकिन वो लोग किस खत का जिक्र कर रहे थे ये मालूम नहीं हुआ। कह रहे थे कि वो मेरे ही नाम से उन लोगों को मिला था और उसमें मेरा पता वगैरह भी लिखा हुआ था। ये भी लिखा था कि मेरी शादी नहीं हो रही। ये सुनकर शकीला खाला ने अनवरी को घूर कर देखा। अनवरी ने पहले तो बगलें झांकी, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे हो जाएगी तुम्हारी शादी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। ये कहकर वो गुस्से में भरी हुई शकीला खाला की तरफ घूमी और बोली, अरे खाला, तुम मेरी कौसर को ही ले लो आबिद के लिए। हाँ लो भला, हम दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं लड़की के लिए और अपने घर में ही नहीं झांक रहे। कौसर भी तो आप ही की बेटी है ना? सच? शकीला खाला का गुस्सा काफूर हो गया। हाँ भाई, अनवरी ने सर हिलाया। मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, जब चाहें आ जाएं। अब मैं भी चलती हूँ। ये कहकर अनवरी भी रुखसत हो गई। सब लोग सच ही तो कहते थे कि आबिद की शादी हो जाएगी। अनवरी का टोटका शायद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।